Yes, hello everyone. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग confirm कर देंगे chat box में. Audio video clear है. Everyone, please confirm in the chat box बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? Audio video clear है. Very good. How are you all? मैं भी ठीक हूँ बेटा. I am not completely well but ठीक हूँ. हाँ, थोड़ा सा हेल्थ इशू है बट कोई नहीं. वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. कल आपकी क्लास नहीं हो पाई बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. कल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था जिसकी वजह से क्लास आपकी नहीं हो पाई है. तो फॉर दैट इफ रिक्वायर्ड वी विल प्लान एक्स्ट्रा क्लास. तो उसका अपडेट दे दूंगा. तो इनिशियली मैंने सोचा था कि संडे को क्लास प्लान करूंगा बट मुझे लग नहीं रहा कि कल क्लास हो पाएगी. तो अभी कल क्लास प्लान नहीं कर रहे हैं. मंडे आपकी अगली क्लास होगी. ठीक है. और उसके बाद फिर एज इट इज का डिस्कशन चलेगा. और कहीं पे अगर एक्स्ट्रा क्लास रिक्वायर्ड होगी या एक्स्ट्रा डिस्कशन रिक्वायर्ड होगा तो देन वी विल प्लान. हाँ मोहित बेटा, जो डाउट है पूछ सकते हैं आप. तो सबसे पहले वही करेंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है. लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिलेटेड टू द एसएसडी एंड एचएसडी. दो साइड डिस्टेंसेस के बारे में बातचीत करी थी. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एचएसडी एसएसडी एंड एसएचडी. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था. ठीक है. तो अगर किसी को कहीं कोई सेपरेट डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, तो यू कैन डिस्कस ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो और द डाउट इंजन. तो टेलीग्राम में या डाउट इंजन में आप कुछ क्वेश्चन को डायरेक्टली पोस्ट कर दीजिए, वहां पे डिस्कशन कर लीजिए. और अगर कहीं कोई कंसेप्ट में आपको डाउट आ रहा है तो कंसेप्ट क्लास में बता दीजिए, तो मैं उसको दोबारा से रिवाइज करा दूंगा. ठीक है. तो दीज आर द टू टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड. तो अभी हम लोग को दो साइड डिस्टेंस के बारे में और बातचीत करनी है जो कि इंपॉर्टेंट साइड डिस्टेंस है. यू विल गेट द एक्सेस ऑफ द डाउट इंजन इन द ऐप इटसेल्फ. थोड़ा सा ऐप को एक्सप्लोर करिए. ऐप में जहाँ पे भी आपको डाउट है, ऐप के थ्रू यू कैन पोस्ट योर डाउट. और द सिंपलेस्ट वे यू कैन पोस्ट दैट डाउट इन द टेलीग्राम ग्रुप. तो आपस में भी आप वहाँ लोग डिस्कस कर सकते हैं. देयर आर वेरियस स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपके साथ. तो आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हो. होपफुली वहां से भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. स्टिल योर डाउट इज नॉट क्लियर देन यू कैन टैग मी. आप मुझे टैग कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में तो आई विल कमेंट. ठीक है. तो आएंगे दो चार क्वेश्चन. आपको हो सकता है कि कुछ डाउट क्रिएट करें. तो नथिंग नथिंग मेजर विद दैट. उससे परेशान नहीं होना है. सर अगर कोई ऑप्शन में एचएसडी पूछा है, ऑप्शन में कि क्वेश्चन में, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में एचएसडी पूछा गया है और हम एसएसडी निकाल के उसका आंसर रिपोर्ट कर देंगे, बिल्कुल ज्यादा होगा तो इट विल बी बेटर. बट अगर इक्विवेलेंट भी है तो भी सेफ है. दैट वी हैव डिस्कस्ड कि जो एचएसडी है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, वो कम से कम सेफ्टी डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो कम से कम बराबर होनी चाहिए रिक्वायर्ड एसएसडी के. दैट वाज द डिस्कशन. ठीक है. तो आज अभी आपके और भी थोड़े बहुत जो डाउट्स आ रहे होंगे, कैसे विजिबिलिटी इंश्योर करते हैं, एचएसडी प्रोवाइड करते हैं कि आईएसडी प्रोवाइड करते हैं कि एचएसडी प्रोवाइड करते हैं, सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी. वी नीड टू डिस्कस टू मोर साइड डिस्टेंसेस. जैसा मैंने आपको बताया, आज हम लोग बातचीत करेंगे ओएसडी की. तो दिस इज द डिस्कशन दैट वी विल डू ओएसडी एंड आईएसडी. और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम लोग को डिस्कशन स्टार्ट करना है, दैट विल बी रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड. तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड के बारे में बात करेंगे. दिस विल बी द थर्ड टॉपिक. पहला था क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट. ठीक है. पहला था क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, दूसरा था साइड डिस्टेंसेस. थर्ड टॉपिक जो आएगा दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. तो दैट वी विल स्टार्ट. बट बिफोर दैट दो साइड डिस्टेंसेस की बात और कर लेते हैं. तो आई होप दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास, जो लोग भी रेगुलर हैं क्लास में, वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं. तो आज हम लोग ओएसडी, आईएसडी और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे. चलिए समझते हैं ओवरटेकिंग के बारे में.
सबसे पहला सवाल तो ये है कि ओवरटेकिंग की जरूरत हमें पड़ेगी कब? बताओ, व्हेन द ओवरटेकिंग इज रिक्वायर्ड ऑन एनी रोड। ओवरटेकिंग तो सभी लोग जानते हैं ना। ओवरटेकिंग क्या होती है तो सभी लोग जानते हैं, जब हमारे आगे का व्हीकल अगर स्लो स्पीड से मूव कर रहा है और हम उससे ज़्यादा की स्पीड से मूव करना चाहते हैं तो हमें उसको ओवरटेक करना पड़ेगा, हम उससे आगे निकल जाएंगे। यस और नो? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज द सिंगल लेन रोड, ये एक सिंगल लेन की रोड है, दिस इज द सिंगल लेन रोड, और इसमें मान लीजिए कोई ये एक व्हीकल चल रहा है ए, एंड दिस इज योर व्हीकल बी। अब रोड पे जब दो व्हीकल मूव करेंगे तो उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि दो व्हीकल के बीच में कोई भी डिस्टेंस मेंटेन ना रहे और ये डिस्टेंस जीरो हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। To ensure the safety, whenever we will see, whenever vehicles are moving on the road, they will maintain some gap. इसी गैप को, दो व्हीकल के बीच में जो गैप होता है बेटा, इसे टेक्निकली हम लोग बोलते हैं स्पेस हेडवे। That should be the minimum gap that should be available between the two successive vehicle। दो सक्सेसिव व्हीकल के बीच में कुछ ना कुछ ये गैप होना चाहिए, दैट इज नोन एज द स्पेस हेडवे। मुझे ये बताओ, सिंगल लेन रोड में क्या ओवरटेकिंग हो सकता है? क्या सिंगल लेन रोड में ओवरटेकिंग पॉसिबल है? तो आप बोल सकते हो यस पॉसिबल है, कि सर एक मान लीजिए दो बाइक वाले जा रहे हैं तो ओवरटेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली वी विल डिजाइन फॉर द वी विल डिस्कस फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशन। और आईआरसी ने ऐसा बोला कि जो हमारा व्हीकल होता है, स्टैंडर्ड व्हीकल की जो विड्थ होती है वो होती है 2.44 मीटर। तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी उसके बारे में डिटेल में बातचीत नहीं करी है। इंट्रोड्यूस किया था टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में, कि रोड की जियोमेट्री को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं, उसमें ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो द विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड व्हीकल एज पर आईआरसी इज 2.44 मीटर। अच्छा, सिंगल लेन रोड की विड्थ क्या होती है? ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि एज पर आईआरसी दिस विड्थ विल बी इक्वल टू 3.75 मीटर। अगर हम लोग स्टैंडर्ड व्हीकल के लिए बात करें, अगर हम लोग स्टैंडर्ड व्हीकल के लिए बात करें तो आप मुझे बताओ, क्या ये 2.44 मीटर का विड्थ का व्हीकल दूसरे 2.44 मीटर विड्थ के व्हीकल को इस 3.7 मीटर की अवेलेबल विड्थ में ओवरटेक कर सकता है? तो अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड व्हीकल विल नॉट ओवरटेक इन दिस सिचुएशन, क्योंकि उतनी तो विड्थ ही अवेलेबल नहीं ना भाई। दो ओवरटेक करने के लिए इसको यहाँ पर आना पड़ेगा, करने के लिए इसको इसके पैरेलल आना पड़ेगा, और रोड की विड्थ ही इतनी अवेलेबल नहीं है। ओवरटेक करने के लिए इसको साइड गैप भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा टच करके निकल जाएंगे। ये अगर देखें, मोहित आवाज में दिक्कत आ रही, क्या इशू है? एक बार कर लो।
नहीं वॉइस कट माई साइड। अभी चेक करिए बेटा, ऑडियो क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? माइक इज प्रॉपरली वर्किंग? क्या इशू आ रहा है? अभी देखो बेटा, एक बार रिफ्रेश करके देख लो यार, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माई साइड। नाउ प्लीज चेक, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या हो रहा है बीच बीच में? एक बार रुको जरा, मैं इसकी केबल हटा के दोबारा लगा लेता हूँ। इसकी केबल हटा के दोबारा लगा लेता हूँ, हो सकता है कुछ इशू हो गया हो। अभी देखिए, नाउ प्लीज चेक बेटा, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? अभी एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो क्लियर है? अभी एक बार कंफर्म कर देना सभी लोग को आवाज आ रही है? अभी क्लियर है, चलिए ठीक है। तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि इस केस में ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं है। तो सर किस केस में ओवरटेकिंग पॉसिबल है? तो ओवरटेकिंग का गेम समझने के लिए हम लोगों ने टू लेन की टू वे रोड कंसीडर की। हम लोगों ने टू लेन की रोड, सिंपल सी बात है, टू लेन की रोड में ओवरटेकिंग पॉसिबल होगा। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द टू लेन रोड। यस और नो? अब यहाँ पर हम लोगों ने ट्रैफिक कंडीशन भी ले ली है कि भाई वर्स्ट कंडीशन क्या है। वन वे ट्रैफिक होगा तो चीजें आसान होंगी। यस और नो? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कब? जब व्हेन देयर विल बी द टू वे ट्रैफिक। जब इस टू लेन रोड पे टू वे ट्रैफिक होगा तब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो डिजाइनिंग के लिए तो हमें पता है कि हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को ही कंसीडर करने वाले हैं। फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू वी विल कंसीडर द कॉम्प्लिक। तो अगर ये रोड है
तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, एक चीज आप बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हो कि अगर ये एक रोड है तो इस रोड की डिजाइन स्पीड होगी। देखो इसमें कंसेप्चुअली कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि टर्म बहुत ज्यादा है। तो एक एक करके टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनते रहना और हम इजिली रिक्वायर्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जब आप किसी भी रोड की बात कर रहे हैं तो उसकी एक डिजाइन स्पीड होगी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वीडी से। अब यहाँ पर मैं आपको तीन व्हीकल दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये अपना ए व्हीकल हो गया, ये अपना बी व्हीकल हो गया, इनकी डायरेक्शन ये है, लेफ्ट लेन को फॉलो कर रहे हैं। और मान लो ये कोई व्हीकल हो गया सी, दैट इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट लेन। हो गया भाई टू लेन टू वे ट्रैफिक। इस रोड पे टू लेन टू वे ट्रैफिक हो गया, यस और नो? बिल्कुल हो गया। दोनों साइड से ट्रैफिक मूव कर रहा है, रोड जो है हमारी वो टू लेन की है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रोड पे ए बी और सी तीनों व्हीकल इस रोड की डिजाइन स्पीड से मूव कर रहे हैं, if all the vehicles on this road, A, B, C vehicles on this road are moving with the design speed of the road, in that case is there any requirement for the overtaking? अगर सभी के सभी व्हीकल जो हैं वो डिजाइन स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इस केस में क्या ओवरटेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी? What do you think? If all the vehicles are moving with the design speed of the road, in that case, is there any requirement for the overtaking? Obviously, in general condition, we can say the answer is no. जब सभी व्हीकल डिजाइन स्पीड से मूव कर रहे हैं तो ओवरटेकिंग के एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो तीन व्हीकल आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने लिखा ए जो है वो फास्ट, ए व्हीकल का नामकरण कर देते हैं, तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज द फास्ट मूविंग व्हीकल। ये इस रोड पे फास्ट मूव करना चाह रहा है, या इसी को आप बोल सकते हो ओवरटेकिंग व्हीकल। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवरटेकिंग व्हीकल। और इसकी स्पीड हम लोग मान लेते हैं स्मॉल वी ए, ये हो जाएगी इन मीटर पर सेकेंड, या फिर कैपिटल वी ए, ये स्पीड हो जाएगी kmph में। तो कोई भी यूनिट कंसीडर कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से मैं लिखता हूँ बी व्हीकल को मैं बोलूँ तो इसको मैं बोल देता हूँ स्लो मूविंग व्हीकल, ये स्लो मूव कर रहा है। या फिर इसी को बोल देंगे हम लोग आगे चल के ओवरटेकन व्हीकल, इसी को हम लोग बोल देंगे ओवरटेकन व्हीकल, इसकी स्पीड है वीबी या फिर वीबी। और सी व्हीकल को हम बोल सकते हैं व्हीकल, व्हीकल कमिंग फ्रॉम, व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट लेन, अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट लेन से आने वाला जो व्हीकल है उसकी स्पीड हो गई वीसी बोल दो या कैपिटल वीसी बोल दो। जैसा अभी आपने बोला, जैसा अभी आपने बोला कि इफ VA is equal to VB is equal to VC is equal to VD, that is the design speed of the road, तो ऐसी केस में हम बोल सकते हैं कि नो ओवरटेकिंग रिक्वायर्ड। ऐसी केस में ओवरटेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यस और नो? इन दिस केस नो ओवरटेकिंग इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है। जब हमारा बी व्हीकल कम स्पीड से मूव करेगा तो ओवरटेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो होता क्या है, कई बार आपने भी प्रैक्टिकली ऐसा फील किया होगा कि आप रोड पे मूव कर रहे हैं और आपका आगे वाला व्हीकल है वो स्लो स्पीड से मूव कर रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं। आप ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको सिचुएशन सेफ नहीं लगती है और आप अपने ओवरटेकिंग के ऑपरेशन को रोक देते हैं। मतलब आपने ट्राई किया बट सक्सेसफुल ओवरटेकिंग नहीं कर पाए। तो ओवरटेकिंग का जो आपने डिसीजन लिया था तो फिर आपने उसको बीच में रोक क्यों दिया? क्योंकि देखा कि आपने वहां पर जो विजिबिलिटी है वो प्रॉपर विजिबिलिटी, सफिशिएंट विजिबिलिटी नहीं मिली, डिस्टेंस जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई और आपको सेफ नहीं लगा, सेफ ओवरटेकिंग नहीं लगा, इसलिए आपने उस ओवरटेकिंग ऑपरेशन को वहीं बीच में छोड़ दिया, उसको कंटिन्यू नहीं किया, यस और नो? तो कई बार ऐसा होता है कि आप ओवरटेकिंग के लिए ट्राई करते हैं लेकिन फाइनली ओवरटेकिंग नहीं करते हैं। तो अगर वहां पर प्रॉपर विजिबिलिटी होगी, सफिशिएंट रोड पे डिस्टेंस अवेलेबल होगी, विजिबल डिस्टेंस अवेलेबल होगी,
तो उस केस में आप सेफ ओवरटेकिंग कर सकते हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम ऐसी सिचुएशन पे सेफ ओवरटेकिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कम से कम कितनी विजिबिलिटी होनी चाहिए। चलो समझते हैं। अब देखो कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए व्हीकल मूव कर रहा था, ये बी व्हीकल मूव कर रहा था, कभी भी सडनली तो ऐसा तो है नहीं कि आप रैंडमली अचानक से ओवरटेकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब इस ओवरटेकिंग का पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा आपको ये समझना है। तो आप क्या करेंगे, जो फास्ट मूविंग व्हीकल है वो स्लो मूविंग व्हीकल को ऑब्जर्व करता है कुछ देर तक, कि भाई ये धीमे चल ही रहा है कि पर्टिकुलर अभी धीमे हुआ है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप ओवरटेकिंग कर दें और फिर से अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाए, तो भी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यू विल ऑब्जर्व, और जब आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, अरे इसको एक समझ लो एक तरीके का आपका रिएक्शन टाइम। अब एक बात समझो, इसकी वीबी स्पीड कम है, वीए स्पीड ज्यादा, अगर ये व्हीकल इसको ज्यादा स्पीड से ऑब्जर्व करेगा तो तुम्हें नहीं लगता है कि इनके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार कम होती चली जाएगी। भाई एक व्हीकल स्लो चल रहा है, आप उसको तेजी से आके आप उसके पीछे ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी रिड्यूस। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि दो व्हीकल के बीच में डिस्टेंस रिड्यूस हो। सफिशिएंट डिस्टेंस, जिसको अभी हम लोगों ने बोला था स्पेस हेडवे, वो डिस्टेंस तो कम से कम अवेलेबल होनी ही चाहिए। दैट डिस्टेंस शुड बी अवेलेबल, यस और नो। तो होता क्या है कि आप ये मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए, कितनी देर के लिए भी वो भी देख लेंगे, ए व्हीकल ने बी व्हीकल को कुछ दूर तक फॉलो किया और वो ए से ए डैश पे आ गया, ए से ए डैश तक आया। अब इसने कहा इसके आगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें दो व्हीकल के बीच में प्रॉपर स्पेस हेडवे मेंटेन रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस। इतना इतना फॉलो करने बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जब आपने फॉलो किया है तो आपने ये एज्यूम किया है कि हमारा फास्ट मूविंग व्हीकल की जो स्पीड है वो स्लो मूविंग व्हीकल के स्पीड के बराबर ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। इसका रीजन मैंने आपको बताया कि अगर फास्ट मूविंग व्हीकल अपनी स्पीड से स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो करेगा तो दिस स्पेस हेडवे विल डिक्रीज। तो फ्रॉम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वी हैव assumed that fast moving vehicle is following the slow moving vehicle with the speed of the slow moving vehicle। ये एजम्पशन क्लियर है? क्या एजम्पशन है और क्यों ले रहे हैं, बोलो बेटा। दिस एजम्पशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए हमें पता है हमें कुछ टाइम चाहिए होता है सिचुएशन को समझने के लिए और फाइनल डिसीजन लेने के लिए। तो इन्होंने हेजिटेशन पीरियड में इसको हम लोग बोलते हैं हेजिटेशन पीरियड या फिर रिएक्शन टाइम। तो इन्होंने स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो किया और ये ए से ए डैश पे आ गए। ए से ए डैश पे आने के बाद ये पता चला कि नहीं नहीं भाई ये व्हीकल जो है ये तो धीमे ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इनकी स्पीड जो इस समय है वो स्पीड कितनी है, वीबी। और यहाँ तक आते आते इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मैं ओवरटेकिंग करूंगा। अब ओवरटेकिंग इसी लेन में रहते हुए कर पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि दो लेन की अगर रोड है तो एक लेन की विड्थ जो होगी वो 3.5 मीटर होगी। जनरली हम लोग कंसीडर कर लेते हैं द विड्थ ऑफ टू लेन रोड इज एज 7 मीटर। तो सिंगल लेन की रोड हो गई 3.5 मीटर। तो उस केस में 3.5 मीटर में ये ओवरटेकिंग कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ओवरटेकिंग करने के लिए इन्होंने व्हीकल को एक्सेलरेट किया और एक्सेलरेट करने के बाद ये आगे अपोजिट लेन में। इन्होंने जब ये अपोजिट लेन में आया तो इंश्योर किया कि जो सी वाला व्हीकल है, अपोजिट लेन वाला व्हीकल है, वो ऐसा तो नहीं बिल्कुल पास में है। अगर ये सी वाला व्हीकल ये बिल्कुल पास में होता तो क्या ये उसकी लेन में एंट्री करते? इफ द व्हीकल फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम द अपोजिट लेन अगर बिल्कुल पास होता तो उसकी लेन में एंट्री नहीं करते ना। हमने ये इंश्योर किया कि सी वाला व्हीकल अभी बहुत दूर है, यस और नो। और ये ओवरटेकिंग करने के लिए हम इसकी लेन पे वापस आए और ओवरटेक करके वापस अपनी लेन पे आगे कुछ इस तरीके से। उस दौरान ऐसा तो है नहीं जब ये ए व्हीकल ओवरटेकिंग जब ये ए व्हीकल ओवरटेकिंग कर रहा था तो ऐसा तो नहीं था कि बाकी व्हीकल रुके हुए थे। ये बी व्हीकल भी मूव कर रहा था, हाँ ये अलग बात है ये कम स्पीड से मूव कर रहा था। तो इन्होंने ये क्या हुआ, ये बेचारा बी से कहां तक पहुंचा, बी डैश तक पहुंचा। और ये सी व्हीकल भी मूव कर रहा था और सी व्हीकल जो है वो सी से सी डैश तक पहुंच गया। देखो इसके आगे
इसके आगे अगर ये सी व्हीकल आ जाता तो कोलिजन हो जाता। ये जो सिचुएशन मैंने डायग्राम में बनाई है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही हमारा ए व्हीकल ओवरटेक करके अपनी लेन पे वापस आ गया है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेफ्टी कंसीडर से अगर बात करें, सेफ्टी के लिए बात करें, तो ये व्हीकल सी से सी डैश तक आ सकता है। इस सी डैश से और आगे नहीं आ सकता, अदरवाइज ये व्हीकल अपनी लेन पे वापस नहीं जा पाएगा। तो इट इज द मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन, मानते हो कि नहीं? इट इज द मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन। हाँ, अगर हम सेफ कंडीशन की बात करें तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि सर हम अपनी लेन पे वापस आ गए हैं और व्हीकल यहीं तक पहुंचा है। ये है तो बहुत अच्छी बात है, बट आइडियली और क्रिटिकली इट कैन नॉट क्रॉस दिस व्हीकल, क्योंकि आप उसकी लेन पे हैं और एक ही लेन पे दो अपोजिट व्हीकल का ट्रेवलिंग और मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। उस केस में क्या हो जाएगा? देयर विल बी द कोलिजन। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट, यस और नो? तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, ए सी को यहां तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी डबल डैश तक, दैट्स इट। इट कैन नॉट क्रॉस दिस पोजीशन। तो अगर इतनी डिस्टेंस अवेलेबल है रोड पर, इतनी विजिबिलिटी अवेलेबल है, और जब ये व्हीकल अपोजिट लेन पे आएगा तब भी ये मेंटेन करेगा दो व्हीकल के बीच में प्रॉपर स्पेस हटवे, यस और नो? जब आप अपनी लेन पे इस स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करके वापस आ रहे होंगे, देन ऑल्सो यू विल मेंटेन द स्पेस हेडवे। तो अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैंने बोला एक तो ये डिस्टेंस है जो ए से लेके ए डैश तक की डिस्टेंस है, इसको मैंने बोल दिया D1। ए डैश से लेके ए डबल डैश तक की जो टोटल डिस्टेंस है, इसको मैंने बोल दिया D2। ठीक है, स्लो मूविंग व्हीकल ने जो डिस्टेंस कवर की है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ B से। इस पूरे ओवरटेकिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें जो टाइम लगा वो कैपिटल T है। कैपिटल T इज द ओवरटेकिंग टाइम। और ये डिस्टेंस जो इस कैपिटल T टाइम में स्लो अपोजिट डायरेक्शन वाले व्हीकल ने कवर की है, इसको मैं बोल देता हूँ D4। और अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लेन पे वापस आ गए और व्हीकल सी डैश तक पहुंचा है, ये भी एक केस है, तो इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ D4। ये जो ओवरटेकिंग हम लोगों ने यहाँ पर दिखाई है, दोनों केस सी डैश और सी डबल डैश वाले केस में, क्या इस केस में यहाँ पर सेफ ओवरटेकिंग हो रही, कोई कोलिजन हो रहा है क्या? किसी भी व्हीकल का कोई भी कोलिजन हो रहा है क्या? इज देयर एनी कोलिजन इन दिस केस? इज देयर एनी कोलिजन इन दिस केस? तो अगर मैं सिंपली बोलूं कि अगर रोड हमारी टू लेन और टू वे ट्रैफिक है, तो उस केस में जो रिक्वायर्ड OSD है, सेफ ओवरटेकिंग के लिए हमें जो विजिबल डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, वो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 के समेसन के बराबर होनी चाहिए। अगर रोड पर हमें इतनी विजिबिलिटी अवेलेबल है, तो उस केस में हम सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट, यस और नो? सभी लोग एग्री करते हैं इस बात पे, यस और नो? अगर इतनी विजिबिलिटी है, इतनी डिस्टेंस अवेलेबल है, विजिबल डिस्टेंस, तो वी कैन गो फॉर द सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड। सो हाउ यू कैन डिफाइन द OSD? OSD को अब आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन। और अगर रोड जो है वो टू लेन और टू वे ट्रैफिक है, तो उस केस में जो OSD होगी वो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 के बराबर होगी। D4, ये केस यहाँ पर दो केस हैं। D4 मैंने बताई कि मैं अपनी लेन पे वापस आ गया, अभी भी अपोजिट लेन वाला व्हीकल मेरे से थोड़ा सा दूर है। विकास एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो अभिषेक, एक यहां पर मैंने दो केस दिखाए कि या तो सी डैश वाली सिचुएशन है या सी डबल डैश वाली सिचुएशन है। मैं अपनी लेन पे ओवरटेक करके वापस आ गया हूं, तब सी वाला व्हीकल सी डैश से पहुंचा है। तो जब मैं अपनी लेन पे वापस आ गया हूं और अपोजिट लेन वाला व्हीकल, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको मैंने D4 से रिप्रेजेंट किया है। अगर ऐसा केस है तो हम सेफ हैं ऑलरेडी। क्रिटिकली क्या हो सकता है कि बिल्कुल ये पहुंच गया है सी डबल डैश तक, इससे आगे आ गया तो भैया एक्सीडेंट हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा।
इससे अगर ये आगे आ गया तो एक्सीडेंट या कोलिजन हो जाएगा, तो इससे आगे तो आना ही नहीं चाहिए, उसके पहले हम अपनी लेन पे पहुंच जाएं। तो यहाँ पर सी डैश और सी डबल डैश से मैंने दो केस आपको दिखाए हैं, ठीक है, कि या तो आप आ गए हैं तो थोड़ी आपके और इस अपोजिट डायरेक्शन वाले व्हीकल के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये डिस्टेंस जीरो हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये डिस्टेंस क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। करेंगे, बात करेंगे, अभी और बात करेंगे। तो ये पूरा एक सेफ ओवरटेकिंग का गेम मैंने आपको दिखाया टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए, ठीक है। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस वक्त हम ओवरटेक कर रहे हैं उस वक्त बी का स्पीड इंक्रीज हो जाए? बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? तो एक्सीडेंट हो जाएगा और क्या, अगर ऐसा हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये हमने इसीलिए तो कुछ टाइम कुछ डिस्टेंस तक उसको फॉलो किया था, कि भाई ये धीमे चल ही रहा है या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में इसकी स्पीड कम हो गई है। इसीलिए तो डायरेक्टली हम लोगों ने ओवरटेकिंग का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। वी हैव फॉलोड दिस स्लो मूविंग व्हीकल फॉर अ डिस्टेंस d1 just to understand the pattern of the slow moving vehicle। क्लियर है बेटा? एक बार और देख लो पूरा ये ओवरटेकिंग देख लो, 2 मिनट का टाइम मुझे भी दे दो, कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जस्ट टेक 2 मिनट टाइम टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, देन वी विल स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट।
ऊपर कैप भिजवा देना, बहुत ही ठंड लग रही। ठीक है, दे दो। Sir, in general, when we consider OHD, we have to consider both the cases of for the vehicle C. That will depend how they are providing the data in the question, बेटा मोहित। बिल्कुल बिल्कुल, इन जनरल हम लोग डिजाइनिंग करेंगे वो वर्स्ट कंडीशन के लिए करेंगे, बट ऐसा नहीं है सवाल में। इट मे बी पॉसिबल कि दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू दिस डिस्टेंस D4। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्टेंस एग्जिट कर सकती, बट ऑब्वियसली व्हेन वी विल डिजाइन फॉर द वर्स्ट कंडीशन। हम डिजाइनिंग हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए करेंगे और हम लोग ये D4 को जीरो कंसीडर कर लेते हैं। अभी बताऊंगा एक एक डिस्टेंस, मैं लिख रहा हूँ। तो कुछ नोटेशंस मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं, इनको समझ लो। तो मैंने टी बोला, इट इज द टोटल ओवरटेकिंग टाइम। इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एस से। सेकंड में टोटल टोटल ओवरटेकिंग टाइम। अब इस कैपिटल टी टाइम में तीन काम हो रहे हैं, देखो तीन ये पैरेलल काम हो रहे हैं। ए वाला व्हीकल जो है वो ए डैश से ए डबल डैश तक पहुंच गया, डायग्राम में देखो। इस कैपिटल टी के दौरान ए वाला व्हीकल जो था वो ए डबल डैश तक पहुंच गया, बी वाला व्हीकल बी से बी डैश तक पहुंच गया, और सी वाला व्हीकल सी से सी डैश सी डैश या सी डबल डैश तक पहुंच गया। जैसा भी सवाल में गिवन होगा, जिस भी कंडीशन को हमें एनालाइज करना होगा वो हम लोग देख लेंगे, बट ये सब कुछ हो रहा है पैरेलल। ऐसा तो है नहीं जिस समय ए व्हीकल ओवरटेकिंग कर रहा है उस समय बाकी व्हीकल रुके हुए हैं, ऐसा तो नहीं, बाकी ट्रैफिक स्टॉप है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको एनालाइज कर लेंगे। D1 डिस्टेंस आपने बोली जो आपके ड्राइवर ने कंप्लीट किए, डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्ट मूविंग व्हीकल इन हेजिटेशन पीरियड TH। हेजिटेशन पीरियड में आप जब फॉलो कर रहे थे स्लो मूविंग व्हीकल को, उस समय जो आपने डिस्टेंस कवर की है वो D1 है। D2 डिस्टेंस क्या होगी? D2 इज द डिस्टेंस, इट इज द ओवरटेकिंग डिस्टेंस, या ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्ट मूविंग व्हीकल फ्रॉम ए डैश टू ए डबल डैश, ये D2 हो गई। D3 डिस्टेंस आपने बोली है डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल C, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल C। और D4 डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज ए बफर डिस्टेंस। तो D3 का ही केस है D4। अगर गिवन नहीं है, इफ नॉट गिवन तो हम D4 कंसीडर नहीं करेंगे और हम D4 को जीरो एज्यूम कर सकते हैं। इफ D4 इज नॉट गिवन, इन दैट केस वी कैन कंसीडर द D4 एज जीरो। तो दैट इज द केस ऑफ द बफर डिस्टेंस। ये आपके बफर डिस्टेंस का केस है। दैट इज द केस ऑफ द बफर डिस्टेंस। तो अभी आई थिंक सारी डिस्टेंसेस क्लियर हैं। D1 डिस्टेंस है जो बिफोर ओवरटेकिंग स्टार्ट करने के पहले आपने फॉलो किया था स्लो मूविंग व्हीकल को। फिर आपने स्लो मूविंग व्हीकल को जब अपोजिट लेन पे जाके ओवरटेक किया, उस समय जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर की है वो D2 है। इस कैपिटल टी टाइम के दौरान जो डिस्टेंस हमारे अपोजिट लेन के व्हीकल ने कवर की है उसको हम लोगों ने D3 बोल दिया। और अगर D4 गिवन होगी देन वी विल कंसीडर द D4 एज बफर डिस्टेंस। तो एक सब केस हो गया, एक सब केस हो गया। अब बताओ, अभी कोई ऐसा नोटेशन है जो क्लियर ना हो?
तो अल्टीमेटली अगर हम टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए ओएसडी निकालना चाह रहे हैं तो हमें ये फाइनली ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी होगी। यस अब हमारा काम वही है, अगला काम वी नीड टू कैलकुलेट ऑल द डिस्टेंसेस। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला आपने, चलो पहले D1 की बात करते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस है D1। तो ये हो जाएगा आप किस स्पीड से मूव कर रहे थे, आपने बोला सर स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड से ही मूव करेंगे, स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड से ही मूव करेंगे। तो वो होगी BB। और हेजिटेशन पीरियड वेयर TH इज द हेजिटेशन पीरियड, वेयर TH इज द हेजिटेशन पीरियड, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं रिएक्शन टाइम। और फॉर OHD के कैलकुलेशन के लिए ये जो TH होता है एज पर IRC, एज पर IRC ये TH जो होता है वो 2 सेकेंड का होता है। जैसे SSD के कैलकुलेशन के लिए जब रिएक्शन टाइम की जरूरत पड़ी थी तो वी हैव कंसीडर्ड द रिएक्शन टाइम एज 2.5 सेकेंड, बट ISD ने क्या बोला कि 2 सेकेंड तक आप फॉलो करिए। तो दिस विल बी द हेजिटेशन पीरियड और द रिएक्शन टाइम इन द केस ऑफ OHD। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो D1 डिस्टेंस निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द D2 डिस्टेंस। डायग्राम को ध्यान से देखो, जब आपने इस डायग्राम को ऑब्जर्व किया तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो D2 डिस्टेंस है वो S प्लस B प्लस S के बराबर है। देख लो डायग्राम, ये जो D2 डिस्टेंस है ये S प्लस B प्लस S के बराबर है। देखो यस और नो, दिस D2 डिस्टेंस इज इक्वल टू S प्लस B प्लस S। तो कहना ही राइट है यार, यहां पर मैं लिख दूं अगर कोई दिक्कत ना हो, इट विल बी इक्वल टू S प्लस B प्लस S। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं B प्लस 2S। अब B क्या डिस्टेंस थी जरा ये भी देखो, B डिस्टेंस है जो कैपिटल T टाइम में आपके स्लो मूविंग व्हीकल ने कवर करी है। B वो डिस्टेंस है जो कैपिटल T टाइम में आपके स्लो मूविंग व्हीकल ने जितनी डिस्टेंस कवर की है उसको हम लोग बोलना है B। तो इसको तो हम लोग सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, V विल बी इक्वल टू VB इंटू कैपिटल T। S है हमारा स्पेस हेडवे। स्पेस हेडवे के बारे में हम लोगों ने बातचीत की, दो व्हीकल के बीच में, दो सक्सेसिव व्हीकल के बीच में कम से कम कितना गैप मेंटेन रहे। तो यहाँ पर IRC ने बोला है कि एस पर IRC आप ये स्पेस हेडवे निकाल सकते हैं दो तरीके से, 0.2 कैपिटल VB प्लस L या फिर 0.7 स्मॉल VB प्लस L। These are the empirical formula suggested by the IRC for the calculation of the space headway। सर ये L क्या टर्म है हमें समझ में नहीं आया। L है यहाँ पर लेंथ ऑफ द व्हील बेस, जो हमारा व्हीकल है उसके व्हील बेस की लेंथ है, और एज पर IRC इसकी वैल्यू भी लगभग आप 6 मीटर कंसीडर कर सकते हैं। ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है 6.1 मीटर और 6 मीटर। तो अगर नहीं गिवन है तो वी कैन कंसीडर द लेंथ ऑफ द व्हील बेस एज पर IRC गाइडलाइन एज 6 मीटर। तो स्पेस हेडवे की प्रॉब्लम खत्म हो गई, हमें स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड भी पता है। अब मेन मुद्दा बचता है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल T। अब इस ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल T को कैसे फाइंड आउट करें। कैपिटल T इज द ओवरटेकिंग टाइम, चलो इसके लिए भी बता देते हैं। तो देखो आपने बोला बचपन में हमने पढ़ा था UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो सभी ने पढ़ रखा होगा। ये फॉर्मूला बचपन में सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। अब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बिटवीन द, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बिटवीन द A डैश एंड A डबल डैश। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर की है वो B प्लस 2S है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये टोटल डिस्टेंस है B प्लस 2S। इनिशियल स्पीड थी VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ AT स्क्वायर वेयर A इज द एक्सलरेशन। भाई जब अपोजिट लेन पे जाओगे तो अपना एक्सलरेशन तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, तभी तो आप स्लो मूविंग, अगर एक ही टाइम पे कोई व्हीकल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई व्हीकल कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, व्हीकल ए हैज एक्सलरेटेड
तो अगर मैं इस v डिस्टेंस की बात करूं तो ये आपने बोला तो ये भी होगी सर, वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस 2s विल बी इक्वल टू वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वी बी इंटू टी और वी बी इंटू टी निकल गया, बोलो। तो क्या मैं यहां से t निकाल सकता हूं, ये आएगा √4s/a। चेक करो, वेयर s इज द स्पेस हेडवे और a हो गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या इस तरीके से यहां पर हम t जो है ओवरटेकिंग टाइम निकाल सकते हैं? सिंपल सा कंसेप्ट हम लोगों ने यूज कर लिया। अच्छा, एक यहां पर स्पेशल केस है कि मान लीजिए सर आप कह रहे हैं कि जो बिफोर ओवरटेकिंग स्पेस हेडवे s1 है और आफ्टर ओवरटेकिंग स्पेस हेडवे s2 है। इस केस में तो आपने दोनों ही केस में, ओवरटेकिंग के पहले और ओवरटेकिंग के बाद दोनों ही केस में स्पेस हेडवे s कंसीडर कर लिया है। बट प्रैक्टिकली तो सर ये भी पॉसिबल है कि बिफोर ओवरटेकिंग स्पेस हेडवे कुछ और हो और आफ्टर ओवरटेकिंग स्पेस हेडवे कुछ और हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तब उस केस में ओवरटेकिंग टाइम कैसे निकालेंगे? तो सेम ही कंसेप्ट लगाना है। तो अब डिस्टेंस हो जाएगी b प्लस s1 प्लस s2 विल बी इक्वल टू वी बी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v हो गया तुम्हारा वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस s1 प्लस s2 इज इक्वल टू वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वी बी इंटू टी निकट लेगा, तो अब t आ जाएगा √2s1 प्लस s2 बाई a। देखो यही आ रहा है क्या? तो जैसा भी केस हो, अगर बिफोर और आफ्टर ओवरटेकिंग सेम है स्पेस हेडवे, तो हम ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। और अगर बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग स्पेस हेडवे अलग है, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो अब हमें ओवरटेकिंग टाइम पता चल गया है, तो अब हम b निकाल लेंगे, वी बी इंटू कैपिटल टी, जो हमारी डिस्टेंस स्लो मूविंग व्हीकल ने कवर करी थी। और फाइनली हम डिस्टेंस d2 निकाल सकते हैं। एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग, यहाँ तक डिस्कशन क्लियर है? How we can find out this distance d2 now is clear to everyone? Now it's clear to everyone, yes or no? क्लियर है। अब आते हैं d3 डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो d3 डिस्टेंस क्या बोली थी आपने? जो स्लो अपोजिट लेन के व्हीकल ने कवर किया था इस कैपिटल टी टाइम में। और d4 अगर गिवन है तो कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे 0, जिसको आपने बोला था बफर डिस्टेंस या फिर एक्स्ट्रा डिस्टेंस। इफ इन द प्रॉब्लम d4 का जिक्र किया गया है देन वी विल कंसीडर, अदरवाइज वी विल नॉट कंसीडर, क्योंकि हम तो मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं ना। तो अगर उन्होंने बोला है कि सवाल को सॉल्व करिए और बफर डिस्टेंस की वैल्यू को कंसीडर करिए, देन ओनली वी विल कंसीडर, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर। क्लियर है बेटा? तो अब कोई दिक्कत नहीं, नाउ वी कैन राइट, अगर हमारी रोड जो है वो टू लेन टू वे ट्रैफिक है, तो जो OSD होगा वो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 के समेसन के बराबर होगा। मानते हो कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि रोड जो है वो टू लेन की है लेकिन ट्रैफिक वन वे है, रोड जो है वो टू लेन की है लेकिन ट्रैफिक अगर वन वे है, तो उस केस में रिक्वायर्ड OSD कितनी होगी? इन दैट केस व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड OSD? अरे जब अपोजिट लेन से आने वाला कोई व्हीकल ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड जितने भी टर्म हैं उनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो D3 और D4 खत्म हो जाएगा। तो उस केस में रिक्वायर्ड SSD क्या हो जाएगी? D1 प्लस D2। दैट्स इट। IRC ने कुछ और आपको गाइडलाइन बोली है। तो IRC ने बोला जैसे कभी आपको मान लीजिए सवाल में स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड नहीं पता है, स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड नहीं पता है, तो VB को आप कंसीडर कर सकते हैं V डिजाइन -16 इन kmph। और अगर मीटर पर सेकंड में तुम ये स्पीड कंसीडर करना चाह रहे हो तो VD डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकंड -4.5 इन मीटर पर सेकंड। इन दिस वे यू कैन एज्यूम द स्लो मूविंग व्हीकल स्पीड। सवाल में अगर स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड दे रखी गई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रखी गई है तो हमें IRC ने गाइडलाइन भी बता रखी है।
और जनरली हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि फास्ट मूविंग व्हीकल, अपोजिट लेन का व्हीकल और रोड की डिजाइन स्पीड ये सभी क्या हैं, सेम हैं। फास्ट मूविंग व्हीकल भी अपनी रोड की डिजाइन स्पीड से मूव करना चाह रहा है, अपोजिट लेन का व्हीकल जो है वो भी डिजाइन स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ये था कंसेप्ट ओएसडी का। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि रोड पर सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशंस के लिए कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। अब एक कंसेप्ट और समझो, फिर ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, और वो कंसेप्ट है ओवरटेकिंग जोन का। देखो, हम चाहते तो यही है कि हम रोड पे मैक्सिमम से मैक्सिमम विजिबिलिटी प्रोवाइड करें, बट हमारी हर चाहत पूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार प्रैक्टिकल कंडीशन ऐसी होंगी, रोड का अलाइनमेंट ऐसा होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट किया कहीं पे रिक्वायर्ड ओएसडी जो है वो 300 मीटर है फॉर एग्जांपल। सेफ ओवरटेकिंग के लिए अगर कहीं पे 300 मीटर की डिस्टेंस रिक्वायर्ड है और आपने रोड का जो अलाइनमेंट फाइनल किया है, द अलाइनमेंट ऑफ द रोड इज लाइक दिस, ऐसा भी अलाइनमेंट हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। द अलाइनमेंट ऑफ द रोड लाइक दिस। अब मान लो यहां पर इस कर्व की वजह से आप यहां पर किसी भी पॉइंट पे हमेशा आपको जो विजिबिलिटी मिल रही है वो 300 मीटर से कम मिल रही है, तो क्या करें भाई? कर्व रोड है, किसी भी पॉइंट पे हमें 300 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी मिल ही नहीं रही है, हर जगह जो विजिबिलिटी है वो 300 मीटर से कम ही है। तो इस केस में अब क्या करें? अगेन, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड कर पाएं, लेकिन every time we will able to do so, that is not possible due to the some practical conditions। तो जनरली इसीलिए आपने देखा होगा कर्व के केस में, हिली एरिया के केस में बोला जाता है ओवरटेकिंग ना करें। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन है जहां पर हम रिक्वायर्ड ओएसडी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों को क्या बताया गया कि आप एक काम करिए, चलो इस रोड में सभी जगह ओवरटेकिंग करना पॉसिबल नहीं है, मानते हैं, क्योंकि इसका अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से है, तो कोई ना कोई तो स्पेस उन्हें ऐसा दो, कहीं ना कहीं तो ऐसी अपॉर्चुनिटी दो अपने व्हीकल को जो ओवरटेकिंग कर पाए। मान लो मेरे आगे कोई स्लो मूविंग व्हीकल चल रहा है, मैं उसको ओवरटेक करना चाह रहा हूँ, बट अभी मेरे पास विजिबिलिटी नहीं है, तो एज अ डिजाइनर जब ये रोड किसी ने बनाई होगी तो कहीं ना कहीं तो मुझे ऑप्शन मिलना चाहिए ना। चलो 1 किलोमीटर बाद ही सही, 1.5 किलोमीटर बाद ही सही, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्पेसिफिक जोन हो जहां पर ओवरटेकिंग पॉसिबल हो। किसी रोड पे हर जगह हर टाइम पे ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं है, बट देयर आर सम पॉइंट्स, देयर आर सम लोकेशंस जहां पर ओवरटेकिंग पॉसिबल होनी चाहिए, अलाउ होनी चाहिए। बेटा ऐसे ही जोन को बोलते हैं हम लोग ओवरटेकिंग जोन, समझ गए? ऐसे ही जोन को हम लोग बोलते हैं ओवरटेकिंग जोन। दीज जोन्स स्पेसिफिकली वी आर प्रोवाइडिंग जहां पर हम रोड पर रिक्वायर्ड ओएसडी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ लोकेशंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जोन हमारे व्हीकल यूटिलाइज कर लेंगे फॉर द सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन। तो आईआरसी ने क्या बोला कि जहां पर भी आप सेफ ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल हैं जो ओवरटेक करेंगे इस जगह पे। तो मिनिमम लेंथ जो होगी ऑफ ओवरटेकिंग जोन वो उस रोड की रिक्वायर्ड ओएसडी की 3 गुना होनी चाहिए। देखो, अगर सभी जगह ओवरटेकिंग अलाउ है तो सब अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से ओवरटेकिंग कर लेंगे, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक जोन में ही ओवरटेकिंग अलाउड है तो तुम्हें नहीं लगता बहुत सारे व्हीकल हैं जो ओवरटेकिंग करना चाह रहे हैं? यस और नो? ऐसा तो नहीं केवल आप ही के लिए वो जोन प्रोवाइड किया गया है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बहुत सारा ट्रैफिक है जो ओवरटेकिंग करना चाह रहा है, तो इसलिए इसकी लेंथ को कितना प्रोवाइड करेंगे, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग, अगर कहीं पे भी ओवरटेकिंग जोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो एज पर आईआरसी मिनिमम लेंथ जो होगी वो 3 टाइम्स ऑफ द रिक्वायर्ड ओएसडी फॉर दैट रोड होगी। चलिए, हमने ये भी मान लिया। चाहते हम ये हैं कि डिजायरेबल लेंथ जो है, डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन
ये होती है 5 टाइम्स ऑफ द OSD। जितनी ज्यादा ओवरटेकिंग जोन की लेंथ होगी उतना अच्छा है ना, उतना सेफ है। तो ये दो चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं कि मिनिमम लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन क्या होता है एज पर IRC, और डिजायरेबल लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन क्या होता है एज पर IRC। क्लियर बेटा? The discussion about the overtaking zone or the overtaking side distance is clear to everyone। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे, और यहाँ तक के डिस्कशन में अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो पूछ सकते हैं। डायग्राम की हेल्प से अगर आप विजुअलाइज करना चाह रहे हैं तो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से भी ओवरटेकिंग जोन दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके के जोन प्रोवाइड करते हैं। देखो, यहाँ पर ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं है, बट ये जोन आपने प्रोवाइड किया है जहां पर आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं। हेजिटेशन टाइम मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया व्हीकल को, बी को, उसको बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल यही लिखा था। तो हेयर ओवरटेकिंग इज नॉट पॉसिबल, हेयर ओवरटेकिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ये जो जोन आपने प्रोवाइड किया है यहाँ पर ओवरटेकिंग संभव है। स्पेस हेडलाइट, ये कहां से टर्म आ गया? स्पेस हेडवे है, हेडवे नॉट हेडलाइट। स्पेस हेडवे, दो सक्सेसिव व्हीकल के बीच में रोड में जो डिस्टेंस अवेलेबल होनी चाहिए, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड बी अवेलेबल बिटवीन द टू सक्सेसिव व्हीकल, उसको बोलते हैं स्पेस हेडवे। दोनों ही फॉर्मूले सेम है। एक में v है वो kmph में पुट करा आपने 0.2 कैपिटल V प्लस L, और एक में स्मॉल v में स्पीड आप मीटर पर सेकंड में रखेंगे। लगभग लगभग दोनों से ही सेम वैल्यू मिलेगी, चेक करना। दो फॉर्मूले आपने देखे हैं, 0.2 कैपिटल V प्लस एल, और उसी का दूसरा फॉर्मूला देखा है 0.7 स्मॉल v प्लस एल। कैपिटल V का मतलब वी विल टेक पुट द स्पीड इन kmph, और स्मॉल v का मतलब है वी विल पुट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? हिमांशु, क्लियर है? तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है। तो ये ओवरटेकिंग जोन की बात हो गई, ठीक है। अब अगला डिस्कशन कर लेते हैं, अगला डिस्कशन कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट साइड डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं ISD, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो हम लोगों ने SSD के बारे में बात कर ली, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। हम लोगों ने HSD के बारे में बातचीत कर ली, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हम लोगों ने OSD के बारे में बातचीत कर ली, जिसको हम लोगों ने बोला ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट साइड डिस्टेंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसको हम लोग बोलते हैं ISD, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। देखो, कोड ये बोलता है कि हर रोड पर विजिबिलिटी जो हो ISD के OSD के बराबर हो। तो बहुत अच्छी बात है, जितनी ज्यादा विजिबिलिटी उतना हमारा यूजर सेफ। जितनी भी ज्यादा विजिबिलिटी किसी भी रोड पर अवेलेबल होगी, हमारा यूजर उतना ही सेफली मूवमेंट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, अगर कभी कोई ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहां पर हम रिक्वायर्ड OSD प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे कोड ने बोला कि ऐसी सिचुएशन में कम से कम आप जो विजिबिलिटी प्रोवाइड करिए दैट शुड बी इक्वल टू द एज पर IRC। मतलब हर रोड पे जो मिनिमम विजिबिलिटी होनी चाहिए वो ISD के बराबर होनी चाहिए। तो आपने पूछा सर ISD कितना होगा, तो उन्होंने बोला ISD शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द SSD। उस रोड के लिए जितनी भी SSD की रिक्वायरमेंट है, कम से कम हर कंडीशन पे उस रोड पर एज अ डिजाइनर आपको डबल विजिबिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो किसी भी रोड पे व्हीकल की SSD की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना। तो अभी पिछली क्लास में कोई बोल रहा था कि सर हम तो बहुत दूर तक देख लेते हैं, याद है किसी ने पॉइंट मेंशन किया था कि सर हमें तो एक रोड पे प्रॉपर विजिबिलिटी बहुत दूर तक प्रोवाइड होती है। क्यों प्रोवाइड होती है? क्योंकि जितनी भी SSD की रिक्वायरमेंट है उससे डबल विजिबिलिटी तो प्रोवाइड की गई है आपको, ये IRC की मिनिमम गाइडलाइन है।
तो अब वो सारी बातें कवर हो गई ना, कि सर अगर मान लीजिए किसी का रिएक्शन टाइम 2.6 सेकेंड है, आपने जो एसएसडी कैलकुलेट करी थी वो तो 2.5 के लिए कैलकुलेट करी थी। तो थोड़े बहुत जो वेरिएशन हैं हमारे थ्योरेटिकल एजम्पशंस में और प्रैक्टिकल में, वो तो हम लोगों ने सारे ही कवर कर लिए ना। अगर तुम्हारे रिक्वायरमेंट एसएसडी की 100 मीटर है, तो आईआरसी ने बोला कि भैया विजिबिलिटी जो प्रोवाइड करी जाएगी उस रोड में वो कम से कम 200 मीटर होगी। आप खुश हो? तो एसएसडी हम लोगों ने केवल कैलकुलेट इसलिए किया था क्योंकि मुझे अपने यूजर की बेसिक रिक्वायरमेंट पता चल जाए। हम उतनी ही विजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, आपकी रिक्वायरमेंट तो पता चल जाए। हम आपको आपसे ज्यादा, आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा की विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सेफ रहोगे। तो कोड ने क्या बोला, सर इन इन प्रैक्टिकल ये सब रोड पे प्रैक्टिकली अप्लाई करना हो तो कैसे मालूम चलेगा? प्रैक्टिकली ही बता रहा हूं बेटा। अब आपने तीनों साइड डिस्टेंस पढ़ ली, तो क्या मैं अब ऐसे लिख सकता हूं, एस पर आईआरसी, पर आईआरसी अगर मैं लिख दूं कि सबसे ज्यादा जो साइड डिस्टेंस होगी रिक्वायर्ड वो ओएसडी के लिए होगी। अब तो सारे आपने एनालिसिस कर ली है। इसके बाद जो होगा वो आईएसडी होगा, और सबसे कम जो होगा वो एसएसडी होगा, जो हम एचएसडी के बराबर भी कंसीडर कर लेते हैं। मैक्सिमम विजिबिलिटी तुम्हें किस केस में रिक्वायर्ड है? वो ओएसडी के केस में रिक्वायर्ड है ना। तो अब मेरे लाल, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि किसी भी रोड को डिजाइन करते समय, हम जो विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे वो ओएसडी के बराबर प्रोवाइड करेंगे, तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट तो ऑटोमेटिकली फुल हो गई एसएसडी की। तो वी विल प्रोवाइड द मैक्सिमम विजिबिलिटी। तो प्रैक्टिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं किसी रोड के लिए एसएसडी जो रिक्वायर्ड है वो 100 मीटर है, ये रिक्वायरमेंट अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि व्हीकल को सेफली रोकने के लिए 100 मीटर की डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप और वहां पर अगर ओवरटेकिंग हो रही है तो उसके लिए 300 मीटर की विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। ये सब आपको कैलकुलेट करना आता है। आप एसएसडी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ओएसडी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एज पर आईआरसी जो आईएसडी हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ द एसएसडी हो जाएगा। तो ये 200 मीटर हो गया। प्रैक्टिकली पता हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकली अगर मैं वहां पर रोड पर जो विजिबिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 मीटर होगी। लो, प्रैक्टिकली अगर मैंने मैक्सिमम विजिबिलिटी प्रोवाइड कर दी, आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई ना। नाउ हैव यू गॉट द पॉइंट? तो ऐसा कहीं बोर्ड लगा हुआ नहीं मिलेगा कि ये एसएसडी का बोर्ड है, ये आईएसडी का बोर्ड है, ये एचएसडी का बोर्ड है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर यूजर। अब प्रैक्टिकली हम लोग उससे ज्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। 300 अगर आप बोल रहे हो एचडी, तो हम 300 से भी ज्यादा मीटर की विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट योर ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर द सेफ ट्रैफिक मूवमेंट शुड बी फुलफिल्ड। सेफ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए तुम्हारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है विजिबिलिटी से रिलेटेड, वो सब खत्म हो जाए, वो सब फुलफिल हो जाए। तो एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज क्लियर टू एवरीवन। एनालिसिस इज एंड द practical application of the side distances is clear to everyone। सर तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए डिजाइन में क्या दिखेगा? ये दिखेगा, देखो। मान लो अभी आप बोल रहे थे ये रोड हम बना रहे थे, इसमें मान लो मैक्सिमम विजिबिलिटी जो मिल रही है इस तरीके के अलाइनमेंट में वो 200 मीटर मिल रही है। तो अब हम इस रोड को ऐसे बना देंगे, ये लो, यहाँ पर हमें मैक्सिमम विजिबिलिटी जो मिल रही है वो 300 मीटर मिल रही, अलाइनमेंट चेंज कर दिया। इस तरीके से डिजाइन में चेंज होगा। तुम्हें कहीं वहां पर विजिबिलिटी ऐसा साइन लगा हुआ नहीं मिलेगा। अब समझ में आ गया? तो वी विल डिजाइन, जो हम रोड का अलाइनमेंट फाइनल कर रहे हैं वो चेंज कर देंगे, ताकि जो रिक्वायर्ड विजिबिलिटी है हर पोजीशन से वो हम अपने यूजर को प्रोवाइड कर पाए। तो नाउ वी कैन से वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन फॉर द साइड डिस्टेंसेस।
अब जरा देख लेते हैं सर, यहाँ से कुछ सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं। करो भाई, आंसर बताओ सभी लोग। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, रिलेटेड टू द साइड डिस्टेंसेस।
यस बेटा, हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सभी लोगों ने आंसर निकाल लिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? हैव यू ट्राइड दिस क्वेश्चन? देखो, यूनिट्स का ध्यान रखना है, सवाल में ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आंसर आ रहा है 641, मतलब उसके हिसाब से ए, उसके हिसाब से अगर बात करें तो वी कैन मार्क ए आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया क्या? चलो देख, क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, सो दैट वी विल हैव द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, डिजाइन स्पीड वीडी इज गिवन एज 96 kmph। बहुत बढ़िया। बोला स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल, मतलब स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड दे रखी गई वीबी इज गिवन एज 80 kmph। ठीक है। रिएक्शन टाइम जो है, हेजिटेशन पीरियड जो दे रखा गया है वो 2 सेकंड का दे रखा गया है। एक्सेलरेशन जो दे रखा गया है वो 2.5 kmph पर सेकेंड, 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ठीक है। और ये सवाल जो आप देख रहे हैं बेटा, ये ईएससी का पीवाईक्यू सवाल है। ऐसे सवाल ईएससी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू का सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं। तो बोल रहा है टू वे ट्रैफिक के लिए, टू वे ट्रैफिक के लिए ओएचडी कितना होगा? तो ओएचडी जो होगा वो होगा D1 प्लस D2 प्लस D3। तो पहले निकाल लेते हैं D1, ये होगा VB इंटू TH। तो VB हमारी कितनी है? तो ये हो गया 80 इंटू 5/18, हम मीटर पर सेकंड में बात कर रहे हैं, और रिएक्शन टाइम हो गया 2। तो यहां से जरा निकाल लो D1 की वैल्यू। आ जाएगा D1। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द D1, कैलकुलेशन करते रहिए। 44.44 मीटर, 44.44 मीटर, यही वैल्यू आ रही है। अगला डिस्टेंस होता था D2, और ये होता था B प्लस 2S के बराबर। तो पहले S निकाल लेते हैं, 0.7 यूज कर लेते हैं। चलो 0.7 स्मॉल VB प्लस L, तो 0.7 इंटू 80 इंटू 5/18, और ये हो गया L 6। तो S विल बी इक्वल टू, तो ये आ रहा है 21.55 मीटर। चेक कर लेना। और B जो डिस्टेंस होगी वो होगी BB इंटू कैपिटल T, और कैपिटल T हो जाएगा √4S/A। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, सवाल में A जो दिया गया है वो आपको किलोमीटर पर आवर, kmph पर सेकंड में दिया गया है। तो अगर इसमें हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग A की वैल्यू निकालना चाह रहे तो 2.5 इंटू 5/18 कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये 2.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, तो 0.694, ये वैल्यू आ रही मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है। तो देखो भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √4 इंटू 21.55 डिवाइड बाई 0.694। तो अब यहाँ से सेकंड में वैल्यू आ जाएगी, 11.14 सेकेंड, ये वैल्यू आ रही है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग B निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 80 इंटू 5/18 इंटू 11.14। ये आ रही 247.66 मीटर, ये B आ गई। तो अब हमें फाइनली निकालनी है D2। तो D2 विल बी इक्वल टू B प्लस 2S। तो B आ गई तुम्हारी 247.66,
247.66 प्लस 2 इंटू स्पेस हटवे आपने निकाला 21.55। तो जरा सॉल्व कर लो, D2 कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 290.76 मीटर। सिमिलरली D3 विल बी इक्वल टू VC इंटू कैपिटल T। तो ये ये तो डिजाइन स्पीड को ही फॉलो करेगा ना। तो 96 इंटू 5/18 और कैपिटल T आपने निकाला है, कैपिटल T वी हैव कैलकुलेटेड 11.14। ये कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 297.06 मीटर। So OSD will be equal to D1 plus D2 plus D3। तो D1 कितना आ रहा था? 44.44 प्लस D2 कितना आ रहा है? 290.76 प्लस D3 कितना आ रहा है? 297.06। तो यहां से फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। ये आ रहा 632.26 मीटर। 632.26 मीटर। तो 632। हाँ, तो वी विल गो विद द ऑप्शन ए। देखो ESE के क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिख रहा ऑप्शंस में। इन द केस ऑफ ESE कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड प्री में। ESE के प्री में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं जिसमें आपको वेरिएशन दिख रहा है। जितनी रिक्वायर्ड OSD है उससे कम की वैल्यू आंसर मार्क नहीं कर सकते हैं। जितनी भी रिक्वायर्ड कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारी, उससे कम आंसर नहीं हो सकता है। हाँ, ये सब मैनुअली करना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो नॉर्मली बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। हो सकता है आपको उसका कंसेप्ट पता हो, बट कैलकुलेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये भी आपको प्लान करना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि किस क्वेश्चन को करें, किस क्वेश्चन को अभी ना करें। बट ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली दे हैव प्रोवाइडेड द आंसर ऑल्सो। ऑप्शंस भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से प्रोवाइड कर रखे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोज ऑप्शन नहीं दिए हैं, अदरवाइज तो बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट, है ना। तो आ जाते हैं ऐसे सवाल, ये ESE का ही सवाल है। VC हाउ डिड यू गेट, सर क्या बोला था कि VA और VC जनरली इट विल ट्राई टू, भैया यूजर A व्हीकल कमिंग फ्रॉम द अपोजिट लेन C, ये सब तो डिजाइन स्पीड से ही मूव करना चाह रहे हैं ना। यस और नो? ये तो सब डिजाइन स्पीड से ही मूव करना चाह रहे हैं ना, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर द डिजाइन स्पीड। स्पीड कंसेप्ट में भी लिखा हुआ था अगर नहीं गिवन है, VC अगर नहीं गिवन है, तो हम उनको कंसीडर कर लेंगे एज द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड। ऑल द व्हीकल्स आर ट्राइंग टू मूव विद द डिजाइन स्पीड। और अगर B व्हीकल जो हमारा ओवरटेकन व्हीकल है वो भी डिजाइन स्पीड से मूव कर रहा होता, तो फिर हम यहाँ पर ओवरटेकिंग की बातचीत नहीं कर रहे होते। B व्हीकल जो है वो डिजाइन स्पीड से कम स्पीड पे मूव कर रहा है, इसी वजह से हमें यहाँ पर ओवरटेकिंग स्पीड की बातचीत करनी पड़ी। क्लियर है बेटा? एनी अदर डाउट टू एनीवन? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, ये करो अब तो हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट के लिए मैं दे रहा हूँ। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन गेट का है, देखो लिखा भी हुआ 2 नंबर का सवाल है। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पर केवल आपको रोड की डिजाइन स्पीड दी गई है और A की वैल्यू दी गई, दैट्स इट। अब यहाँ पर सब कुछ आपको एज्यूम करना है। सर तो VD 4.6 वाला कंसेप्ट क्यों नहीं यूज किया? क्यों, करो ना। अरे भैया VD -4.5 4.6 या 16 kmph वाला जो कंसेप्ट था
वो स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड के लिए निकालने के लिए आईआरसी ने दिया था। मोहित तुम नहीं सुधरोगे, हाँ बिल्कुल नहीं सुधरोगे। क्यों भाई मोहित? तुमने कह रखा है कि सर हम नहीं सुनेंगे। देखो किस किसकी स्पीड के लिए लिखा था। जब ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड सवाल में डायरेक्टली दे रखी गई है तो वाई वी शुड एज्यूम दिस। तो 96 डिजाइन स्पीड है, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे 80 की एमपीएच उन्होंने स्पीड दी है। देखो नहीं लेना हिमांशु, ए विल बी ऑलवेज प्रोवाइडेड टू यू। एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। मोहित क्लियर हो गया? दिस वी हैव डिस्कस फॉर द ओवरटेकन बी व्हीकल। कौन सा व्हीकल था? स्लो मूविंग व्हीकल था जिसको आपने ओवरटेकन व्हीकल गया बोला था। समझ गए हो? तो ये देखो गेट का प्रॉब्लम है, एक तरीके का डिजाइन प्रॉब्लम ही है। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखोगे, इसमें कुछ नहीं दे रखा गया है, केवल डिजाइन स्पीड दी गई है और ए दिया गया है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू एज्यूम ऑल द डेटा एज पर द आईआरसी गाइडलाइन। जैसे हेजिटेशन पीरियड आप एज्यूम करेंगे 2 सेकंड का, ये सब कुछ आपको यहाँ पर चाहिए होगा एज पर आईआरसी। ठीक है। वीबी की स्पीड आप एज्यूम करेंगे 100 माइनस 16 तो आ जाएगा 84 के एमपीएच। लेंथ ऑफ द व्हील बेस आपको एज्यूम करना पड़ेगा 6 मीटर। तो ऑल दिस डेटा यू नीड टू एज्यूम एज पर आईआरसी, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन भी गिवन नहीं है तो हमें कंडीशन भी एज्यूम करनी पड़ेगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्रिटिकल कंडीशन की बात हो रही है, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक है। तो वीसी कितना हो जाएगा? वीसी हो जाएगा तुम्हारा 100 के एमपीएच। तो इतने डेटा की आपको जरूरत पड़ेगी। अगेन यू नीड टू फाइंड आउट द D1 D2 D3। तो इस केस में भी OHD कितना हो जाएगा? OHD विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। जैसे अभी हम लोगों ने D1 D2 D3 निकाला है, सिमिलरली यू नीड टू फाइंड आउट D1 D2 D3 फॉर दिस डेटा। हो जाएगा सवाल? तो whenever the data is not provided, in that case we can assume as per the IRC guideline। अब देखो यहाँ पर स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड नहीं दी गई है, यहाँ पर ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड नहीं दी गई है, तो हम लोग आईआरसी की गाइडलाइन के बेसिस पे स्पीड को एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? और जब गिवन है तो जो वैल्यू दी जाएगी हम उसी को यूज करेंगे। इन दैट केस वी विल यूज दैट वैल्यू ओनली। आईएसडी के सवाल देखो कुछ ऐसे आते हैं। हेडलाइट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस फॉर द हाईवे विद द डिजाइन स्पीड 65 के एमपीएच। तो देखो आईएसडी पूछा गया, ये होता है ट्वाइस ऑफ एसएसडी के बराबर। और एसएसडी के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला V/TR प्लस V² अपॉन 2GF। अब यहाँ पर स्पीड दे रखी गई है 65 के एमपीएच। तो सारी वैल्यू एज पर आईआरसी एज्यूम करो और उसके बेसिस पे एसएसडी निकालो और ट्वाइस ऑफ एसएसडी। और एचएसडी जो होगी उसको हम लोग एसएसडी के बराबर बोल देंगे और आईएसडी जो होगी वो ट्वाइस ऑफ एसएसडी के बराबर होगी। ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लेकिन ट्राई आपको करना है भाई। ठीक है? तो दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। ये देखो सवाल, क्या ही बताऊं। ये तुम्हारा ईएससी का सवाल आया हुआ है। तो गेट और ईएससी दोनों के सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सो दैट यू विल गेट द। इसका आंसर तो यहीं बता दो, इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। इसका आंसर तो यहीं बता दो, खत्म करो इसको। क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिवन इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एज पर द आईआरसी दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एसएसडी। बिल्कुल सही है, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एसएसडी। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बताओ भाई, अब बताओ, साइड डिस्टेंसेस का सारा खेल खत्म हो गया है। ये है कि एसी का सवाल, लो बता दो, इसका आंसर भी बता दो। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सवाल में बोला गया है कि एसएसडी किसी रोड के लिए 80 मीटर है और ओएसडी जो है
ओएचडी को ही पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ओएचडी को ही पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये दे रखी गई है किसी रोड के लिए 300 मीटर, तो कह रहे हैं इस रोड के लिए आईएसडी क्या होगा। तो ओएचडी की वैल्यू केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। लास्ट क्लास के पीडीएफ की बात कर रहे हो मोहित? लास्ट क्लास के पीडीएफ की बात कर रहे हो क्या? लास्ट क्लास के पीडीएफ की बात कर रहे हो क्या? ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे, अब इसमें अभी तो नहीं है। ठीक है, तो भैया ये केवल ओएचडी का डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। हम जानते हैं एज पर आईआरसी आईएसडी जो होती है वो ट्वाइस ऑफ एसएसडी होती है, ओएचडी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ट्वाइस ऑफ एसएसडी 2 × 80 160 मीटर इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 160 मीटर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एसएसडी, ओएचडी, आईएसडी और एचएसडी। खत्म। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने जियोमेट्रिक डिजाइन का पढ़ लिया था, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड। We have discussed about the cross sectional element of the road in the case of geometric design. पासिंग क्यों बोलते हैं भैया? एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को पास कर रहा है ना। फास्ट मूविंग व्हीकल इज पासिंग द स्लो मूविंग व्हीकल। एसएसडी के केस में हमारा व्हीकल अपने ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर रहा था, उस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए ऑब्जेक्ट के पहले ही जाके रुक जा रहा था, इसीलिए आपने उसको बोला था नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। याद आया हिमांशु? अभी हम लोगों ने सारी साइड डिस्टेंसेस पढ़ ली, तो हमें पता चल गया कि सबसे कम जो साइड डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो एसएसडी की है, इसीलिए आपने उसका एक नाम और रखा था, एक नाम और बोला था, दैट वाज द एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। एसएसडी को हम लोगों ने एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी बोला था, अगर आपको याद हो। क्लियर है? तो यस, fast moving vehicle is passing to the slow moving vehicle, that's why we are also referring the overtaking side distance as passing side distance. ठीक है, तो हाँ, जो भी टेस्ट होगा वो आपको सारे अनाउंसमेंट सेक्शन में पता कर चलते रहेंगे, एज पर द प्लानर आपके टेस्ट चलते रहेंगे। क्लियर है? तो वंस वी विल कंप्लीट द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द सॉरी हाँ, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड वाला जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल हैव द टेस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग को आज ही स्टार्ट करना था, बट कोई बात नहीं, वी विल स्टार्ट दिस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अब हम लोग रोड पे हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की बात करेंगे, कर्व की बात करेंगे कि फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, फॉर चेंजिंग द अलाइनमेंट। हाँ, वो डिस्कस कर लेंगे बेटा, अभी नहीं है इसमें। फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, फॉर चेंजिंग द अलाइनमेंट, अगर हम कहीं पे कर्व प्रोवाइड करते हैं तो इस कर्व को प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या रोड की जियोमेट्री में चेंज करने पड़ेंगे, वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है। जब व्हीकल हमारा स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, जब हमारा व्हीकल कर्व पाथ में मूव करेगा तो कौन कौन से फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं और उनको कैसे काउंटर बैलेंस किया जाए, ये सारी चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है। दैट विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड। वो आपके जियोमेट्रिक डिजाइन का थर्ड पार्ट होने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो कल अभी आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास कोई नहीं है, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। ठीक है, अरे भैया होते रहेंगे, बढ़िया आराम से क्वेश्चन होते रहेंगे, गेट होता रहेगा, ईएससी होता रहेगा, जितने भी स्टेट के एई और जेई के एग्जाम हैं, जहां पर भी ये टॉपिक है, मैं किसी एग्जाम के ओरिएंटेड अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ताकि आप सही तरीके से कंसेप्ट को समझ जाएं। वंस यू नो द कंसेप्ट, जिस भी एग्जाम में आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि हर एग्जाम के क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करते रहिए। हर एग्जाम्स के क्वेश्चन गेट, ईएससी, और कम से कम गेट और ईएससी तो करते ही रहिए।
कम से कम गेट और ईएससी के क्वेश्चंस तो जरूर ट्राई करते रहिए, ठीक है। सभी के चैट विजिबल है बेटा, डोंट वरी, सभी की चैट विजिबल है, क्लियर है। तो मैं भी कल रेस्ट ले लेता हूँ, तबीयत सही कर लेते हैं पूरी तरीके से, और मंडे से फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बातचीत करेंगे। और तब तक आप ये साइड डिस्टेंसेस के जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम के, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस कर लिए जस्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हुआ क्या यार, ठंड सी लग गई है, बोलने में ना अजीब से, ऐसे नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में ना चेस्ट में और स्टमक में पेन होता है, वो शायद ठंड की वजह से है। ली थी दवा, बट अभी उतना बेटर मिला नहीं, मुझे लगा कि शायद सही हो गया है, तो बड़ा अजीब सा पेन होता है सांस लेने में। तो होपफुली इट विल बी फाइन, ये सही हो जाएगा। कल मंडे को मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ और बातचीत करते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जैसे जैसे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका साइड डिस्टेंसेस, साइड डिस्टेंसेस से ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड वाले चैप्टर में, जियोमेट्रिक डिज़ाइन वाले रोड वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया समीर, अभी मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए उनमें कोई दिक्कत आ रही है, तो एक तरीका तो ये है कि आप तो उसको डाउट इंजन में प्लेस कर दो, वहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं और वहां पर आपस में एक बार डिस्कस करो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपके 100% सवाल सॉल्व हो जाएंगे, दो चार क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, और वो दो चार सवाल आपको इंटेंशनली प्रोवाइड किए गए ताकि आप अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगाइए। तो हो सकता है कि कई क्वेश्चन आपसे, कभी कोई क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने पे ना लगे तो आप उसको दोबारा ट्राई करिए, तिबारा ट्राई करिए, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा खुद सेल्फ एफर्ट भी दो, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कोई प्रॉब्लम आई, तुमने क्वेश्चन दिया, मैंने सॉल्यूशन दे दिया, तो फिर ये चला ही नहीं तो कहाँ से काम करेगा ये। थोड़ा सा जूझ हो, है ना। कंसेप्ट बता दिया, उसको अप्लाई करना बता दिया। अब जितना मैं बता रहा हूँ हमेशा सिचुएशन वैसी थोड़ा रहेगी, तो कई बार आपको खुद से भी डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो कोशिश करो, जब फंसोगे, जब दिक्कत आएगी, जब कोई सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, तब तो मैं अवेलेबल हुई ना निकालने के लिए। तो होता है ना कि इजी लेवल के क्वेश्चन है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, सिचुएशन है, तो जो हार्ड सिचुएशन होती हैं वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए होती हैं। तो यू विल फाइंड 4 to 5% सच क्वेश्चंस। अगर आप 100 क्वेश्चन लगाएंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेंगे। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, अपने कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करिए कि भाई कंसेप्ट अगर मैंने कवर किया हुआ तो क्यों नहीं लग पा रहा है, कहाँ पर गलती हो रही, तो थोड़ा सा वहां पर ट्राई और अटेम्प्ट आपको बढ़ाने होते हैं। तो दिस शुड बी द अप्रोच, ठीक है बेटा। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड की बातचीत करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो आज की क्लास के डिस्कशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप यू हैव ऑल हैव एंजॉयड द सेशन, और इन सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिए और इनसे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।